कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आज हमारा जो है फोर्थ लेक्चर आ रहा है। सो फोर्थ लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं लेटेंट हीट। ठीक है, जितनी भी टाइप की आपकी लेटेंट हीट है, यानी कि जितने भी मैटर्स को आप कन्वर्ट करने के लिए आपको जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, यानी कि जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो उसमें इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम ये प्रोसेस है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, उसके लिए कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी of heat in joules required to convert 1 kg of solid to liquid without change in temperature। देखो हमें क्या करना है, हमें 1 kg सॉलिड है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है। कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग आइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब हमें अगर 1 किलो आइस जो है उसे कन्वर्ट करना है हमारे लिक्विड में, तो हमारे जो वाटर होगा, मतलब जो लिक्विड होगा, उसका टेम्परेचर और जो हमारे आइस है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ये हमारा लेटेंट हीट का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब हमें बात करनी है, देखो आइस जो बेसिक एग्जांपल आपके सामने रखा था मैंने, जब हम लोगों ने बात की थी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, तो हमने आइस का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो आइस की लेटेंट हीट होती है 33.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, यानी कि इतनी जो रिक्वायरमेंट है आपको होगी। और जितनी भी लेटेंट हीट है इसे हम हमेशा जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने बोला कि ये जो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो इसका मतलब है कि 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल पर केजी आपको एनर्जी सप्लाई करनी है 1 केजी आइस को कन्वर्ट करने में एक लिक्विड में, बिना किसी चेंज इन टेम्परेचर के। सो अब एक बार हम इसे लिख लेते हैं। इट मीन्स दैट थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी of heat is required to change change 1 kg ice into water। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लेटेंट हीट ऑफ जो आइस है उसे हमने ब्रीफ कर लिया। बट एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, एट द सेम टेम्परेचर। अब जो लेटेंट हीट है मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं लाती है। जैसे अगर आपके पास 1 kg आइस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें जब हम उसे जब वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग एक हीट सप्लाई करते हैं जो कि जूल्स में होती है, यानी कि उस हीट को हम जूल्स में मेजर करते हैं, और वो रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में। एक लिक्विड 1 kg लिक्विड के अंदर कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये वाली वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इट मीन्स दैट 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि अगर 1 kg आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो चेंज वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लिया होगा। अगर साथ साथ नोट नहीं किया है तो फटाफट से एक बार आप नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू इरेज इट नाउ। देखो अभी हम लोगों ने बात कर ली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। अब एक दूसरी लेटेंट हीट के बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो जैसे हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए,
ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेशन क्या होगी? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। बस एज इट इज थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली डेफिनेशन थी। बस हमने क्या किया है, जहाँ पे 1 kg सॉलिड था वहां पे हमने 1 kg लिक्विड लिख देना है, और जहाँ पे 1 kg लिक्विड था वहां पे हमें 1 kg गैस लिख देना है। सो फटाफट से डेफिनेशन नोट कीजिए। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the latent heat of vaporization of a liquid is the amount of heat, मैंने अभी बताया था आपको कि वो हीट किस में होनी चाहिए, जूल्स में। देखो, is the amount of required to convert 1 kg liquid into 1 kg गैस, और कंडीशन क्या होती है? विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। समझ गए? हम इसे 1 kg के प्लेस पे 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो हमारी वाटर की होती है, इज कितना? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। जो लेटेंट हीट्स मैं आपको लिखा रही हूँ सब आपको वही याद रखनी है। ठीक है, वो होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। इसका क्या मतलब है कि 22.5 जूल पर kg हीट की रिक्वायरमेंट है हमें जो है 1 यूनिट लिक्विड को 1 यूनिट गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इसे भी हम 1 यूनिट लिख सकते हैं। समझ गया? मैं आ गई। अब फटाफट से जो है हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। लिक्विड के प्लेस में वाटर ही लिख लेते हैं। ठीक है, water at 100 degrees Celsius. So it's mean 1 kg of water at 100 degrees Celsius has 22.5 into 10⁵ जूल पर kg। ये वैल्यू है, हमेशा इस वैल्यू को याद रखना है आपको। is less than the heat of 1 kg vapor at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो रिवाइज करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो है एज इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसा ही कॉन्सेप्ट है उसका। सो देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स। मैंने अभी आपको बताया था अमाउंट जो है हमेशा जूल्स में होगी। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg या फिर 1 यूनिट लिक्विड टू 1 kg या फिर 1 यूनिट ऑफ गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। सो इसका मतलब क्या है? दैट दिस मीन्स दैट 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज 2.5 इंटू 10⁵ जूल्स of joule
इज लेस देन दैट ऑफ हीट ऑफ 1 kg ऑफ वेपर। यानी कि अगर हम लोग लिक्विड की बात करें और वेपर के कंपैरिजन में करें तो लिक्विड जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका जितना टेम्परेचर होगा वो हमेशा 1 kg वेपर से कम होगा। और कितना कम होगा? 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स। ओके, आई होप आपने जो है याद कर लिख लिया होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट का फॉर्मूला, मैं उसका डिटेल बताना भूल गई थी आप लोगों को, सो एक बारी यहाँ पे लिख लीजिए। लेटेंट हीट क्या होता है? Q अपॉन M। Q क्या है? हमारी हीट है और M है हमारा मास। ओके, ये वाली चीज एड ऑन कर लीजिएगा। अब हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे जो कि होगा हमारा बॉइलिंग और वेपराइजेशन में डिफरेंस। ठीक है, बॉइल होना और उसके वेपर्स बनने में बहुत डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू deal about the difference between boiling and vaporization. Okay, अब हम लोग इस आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों को डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप लोग बोलोगे मैम जैसे ही पानी उबलने लग जाता है वैसे ही जो वेपर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो भाप बननी शुरू हो जाती है। बट ये डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। वो हम लोग को डेली लाइफ में ऐसा लगता है कि सेम चीजें हैं, बट ये सेम चीजें नहीं है। देखो, बॉइलिंग कब होती है? जब हम लोग लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तब जो है वो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, बट अगर हम वेपराइजेशन की बात करें तो वो खुद से हो जाती है, बिना आपको हीट सप्लाई नहीं करनी होती है इसमें। जैसे आप लोग देखते हो सर्दियों में भी ना पानी में से भाप निकलती है, गर्मियों में से भी पानी में से भाप निकलती है। तो कोई फिक्स टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपको कोई भी हीट सप्लाई की जरूरत नहीं है। नो हीट सप्लाई। ओके, अब दूसरा पॉइंट, जो बॉइलिंग है वो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कोई भी लिक्विड हो, अगर हमें उसे बॉइल करना है तो उसके लिए हमें एक फिक्स्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ठीक है, वैसे ही अगर जब तक जो बॉइलिंग है वो तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। जबकि वेपराइजेशन जो है वो हर एक टेम्परेचर पे होता है। मैंने जैसा भी आपको बताया था कि अगर सर्दियों में पानी है तो उसमें से भाप निकलती है, गर्मियों में से भी पानी में से भाप निकलती है, बिना किसी एक्सटर्नल हीट सप्लाई के। जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड है उसमें से इवेपोरेशन होती है। दूसरी चीज, बॉइलिंग अकर्स फ्रॉम बोथ सरफेस एंड बिलो। अब आप लोगों ने कभी पानी उबलते देखा है? स्टार्टिंग में ना नीचे से बबल्स आने शुरू होते हैं। जो बॉइलिंग वाला प्रोसेस है वो हमेशा नीचे से शुरू होता है, तो नीचे से बबल्स शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके वो हमारे सरफेस तक आ जाते हैं। यानी कि बॉइलिंग बिलो द सरफेस भी हो रहा है और सरफेस के ऊपर भी हो रहा है। बट जो वेपराइजेशन है वो हमेशा सरफेस से होता है। ये सरफेस फिनोमेना है। आपने कभी देखा है आपके पास एक ग्लास है उसके नीचे से वेपर्स निकल रहे हैं? नहीं ना, हमेशा वेपर्स ऊपर से ही निकलते हैं। तो ये चीज हो गई। उसके बाद कूलिंग नहीं होती है बॉइलिंग के टाइम पे। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वाटर जो है आप उसे अगर बॉईल कर रहे हो तो उसमें कूलिंग नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉईल होता रहता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। जबकि कूलिंग होती है हमारी वेपराइजेशन में। जब तक आपका बॉईल हुआ, जब तक कूलिंग नहीं होगी ना तब तक वेपराइजेशन नहीं होती। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। देखो, बॉइलिंग कब होती है? अकर्स व्हेन लिक्विड इज हीटेड। हमेशा जब आप एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करोगे तभी जो है आपकी बॉइलिंग प्रोसेस होगा। बट आपको वेपराइजेशन में कोई एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, ये हमेशा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है बॉइलिंग, बट जबकि जो हमारा वेपराइजेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग सरफेस और बिलो द सरफेस दोनों जगह से पॉसिबल है, जबकि जो हमारा इवेपोरेशन है वो हमेशा सरफेस से ही होगा। उसके बाद कूलिंग नहीं होती है बॉइलिंग के टाइम पे, बट इवेपोरेशन इज ऑलवेज कूलिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय इवेपोरेशन। मतलब पहले कूलिंग होगी उसके बाद ही इवेपोरेशन होगी। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई नो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा है, बट प्लीज़ मैनेज बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे। सो आज मैंने बस इतना ही लेक्चर जो है आपका रिकॉर्ड किया है, बिकॉज आपको मेरी हेल्थ के बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करती तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड आई एम नॉट हैविंग दैट मच एनर्जी टुडे। आई होप आप लोग थोड़ा सा समझोगे इस बात को। और आज का लेक्चर इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट आई प्रॉमिस आने वाले कल के लेक्चर में, यानी कि जब आपका नेक्स्ट साइंस का लेक्चर आएगा उस दिन हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट सो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप बी एक्सपर्ट पे नए हो तो बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बी इट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी, कुछ भी हो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ 1 by 1। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।